नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका थर्ड पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। What is the temperature at which both the Fahrenheit and centigrade scale have the same value? तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे फेरेनाइट और सेंटीग्रेड जो होते हैं इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हमारा आंसर होगा -40 डिग्री। तो -40 डिग्री जो होता है इस टेम्परेचर पे फेरेनाइट और सेंटीग्रेड जो होते हैं इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब। तो दोस्तों एटम बॉम्ब जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हमारा आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है उस पे वर्क करता है एटम बॉम्ब। अब एटम बॉम्ब के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एटम बॉम्ब जो होता है उसको न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटम बॉम्ब जो होता है उनका इन्वेंशन किसने किया है? तो एटम बॉम्ब जो है उनका इन्वेंशन किया है जे रॉबर्ट ओपेनमर ने। ये नाम आपको याद रखना है। जे रॉबर्ट ओपेनमर जो है वो इन्वेंटर है एटम बॉम्ब के, जिनको कि फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। और ये जो एटम बॉम्ब्स थे ये डेवलप कब हुए थे? तो एटम बॉम्ब जो थे वो डेवलप हुए थे 16 जुलाई 1945 में। और दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने जापान पे डिटोनेट किया था न्यूक्लियर बॉम्ब पहली बार। अब यूएसए जो है उन्होंने 2 एटम बॉम्ब यूज करे थे। पहला जो यूज करा था वो करा था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे, जिसमें कि टोटल 2,10,000 से ज्यादा लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। तो दोस्तों सी या फिर ओशन जो होती है उनकी जो गहराई होती है वो कौन सी यूनिट में नापी जाती है? तो हमारा आंसर होगा फैथोम। फैथोम जो होती है वो यूनिट होती है जिसमें जो डेप्थ होती है सी की या फिर ओशंस की नापी जाती है। अब दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ओशन या फिर सी की जो डेप्थ होती है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापी जाती है? तो आपका आंसर होगा फैथोमीटर। फैथोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम जो गहराई होती है सी की या फिर ओशन की नापते हैं, और यूनिट जो हो गई वो हो गई फैथोम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों बैटरी जो होती है उसमें जो कौन सी एनर्जी होती है जिसको कन्वर्ट करा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो हमारा आंसर होगा केमिकल एनर्जी। बैटरी जो होती है उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है उनको क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इंफ्रासोनिक जो होती है इनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन। तो दोस्तों स्टार्स का जो डिस्टेंस होता है वो किस में मेजर करा जाता है? तो हमारा आंसर होगा पार्सेक। पार्सेक जो होती है इसमें मेजर करा जाता है स्टार्स का डिस्टेंस। अब जो सन होता है सन का डिस्टेंस किस में मेजर करा जाता है? तो सन का डिस्टेंस मेजर करा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। तो दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो किसके लिए मिला था? तो हमारा आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला था एल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स के लिए, जिसमें कि उन्होंने खोज करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? तो आपका आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इनके द्वारा डेवलप करी गई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? तो हमारा आंसर होगा
मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसमें कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो दोस्तों मोटर जो होती है आपके घर में, उनमें देखा होगा आपने, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उनको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो दोस्तों मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस के होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स जो होती है वो जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है उसको कहा जाता है एडेसिव फोर्स। और दोस्तों अगर सेम सब्सटेंस होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है कोहेसिव फोर्स। ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। अगर डिफरेंट सब्सटेंस है तो होती है एडिसिव फोर्स, और अगर सेम सब्सटेंस है तो होती है कोहेसिव फोर्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 बैरल ऑफ ऑयल इक्वल्स टू लीटर। तो दोस्तों एक बैरल ऑयल जो होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है? तो हमारा आंसर होगा 159 लीटर। 159 लीटर जो होते हैं वो होता है एक बैरल। अब दोस्तों कंट्रीज के बीच में जो डील होती है ऑयल से रिलेटेड वो बैरल्स में ही होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। तो दोस्तों समर्स में जो मिराजेस होते हैं वो कौन से फिनोमेना की वजह से दिखते हैं? तो हमारा आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से जो मिराजेस होते हैं वो दिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना की वजह से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो दोस्तों विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन सा कलर होता है जिसकी सबसे लंबी वेवलेंथ होती है? तो हमारा आंसर होगा रेड कलर। रेड कलर जो होता है उसकी सबसे ज्यादा लंबी वेवलेंथ मानी जाती है। इसलिए दोस्तों जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड कलर जो होता है वो यूज करा जाता है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो काफी लंबी होती है, इसलिए दूर से ही देख के पता चल जाता है कि रेड सिग्नल हो चुका है। और दोस्तों सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो वॉयलेट कलर जो होता है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। और दोस्तों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेड कलर जो है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है वॉयलेट कलर की। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग अ फॉग द विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ विच फिनोमिना। तो दोस्तों जो कोहरा होता है उसमें जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, किस फिनोमिना की वजह से? तो हमारा आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है इस कारण से जो फॉग होता है, जो कोहरा होता है, उसमें जो विजिबिलिटी होती है, जो दूर तक देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज। तो दोस्तों अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन सी यूनिट में नापा जाता है? तो हमारा आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो यूनिट होती है अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको नापने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में? तो हमारा आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं ये कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं लाइट एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। द फिलामेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल। तो दोस्तों फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो कौन से मेटल का होता है? तो हमारा आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है उसका बना हुआ होता है फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें आर्गन या फिर नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भरी जाती है। अब दोस्तों इनमें ये गैस क्यों भरी जाती है? ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्ट करता है टंगस्टन के साथ, इसलिए टंगस्टन जो फिलामेंट होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, इस वजह से बल्ब्स में ऑक्सीजन नहीं भरी जाती और आर्गन और नाइट्रोजन जो है वो फिल करे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट सी ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों मून पे अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो वो अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो उनको वो ब्लैक कलर का दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारा आंसर होगा एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। तो दोस्तों मून पे जो होता है एटमॉस्फेयर एब्सेंस होता है, एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए कोई भी अगर एस्ट्रोनॉट मून से स्काई की तरफ देखेंगे तो उनको स्काई जो होगा ब्लैक कलर का दिखेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द सन। तो दोस्तों कौन सी डिवाइस होती है जो कि यूज करी जाती है टेम्परेचर नापने के लिए सन का, सूरज का? तो हमारा आंसर होगा पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है ये एक डिवाइस होती है
जो कि मेनली यूज करी जाती है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को नापने के लिए। अब जो सूरज होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए पायरोमीटर जो होता है वो यूज करा जाता है सूरज के टेम्परेचर को नापने के लिए। और दोस्तों अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो उसको नापने के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है जो हम अपने घर में यूज करते हैं वो कम टेम्परेचर के लिए यूज करा जाता है, और पायरोमीटर जो होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज करा जाता है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वॉज प्रपोज्ड बाय, तो दोस्तों लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो किसके द्वारा प्रपोज या फिर इंट्रोड्यूस करा गया था, तो हमारा आंसर होगा एम फैराडे। एम फैराडे जो है इनके द्वारा प्रपोज या फिर इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के जो लॉ है वो एम फैराडे के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू, तो दोस्तों साफ आसमान जो होता है उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का क्यों होता है, तो हमारा आंसर होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से जो आसमान होता है उसका कलर जो है हमको ब्लू कलर का दिखता है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड, तो दोस्तों पावर ऑफ लेंस जो होता है उसकी यूनिट को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है वो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो हमारा आंसर होगा कैंडेला। कैंडेला जो होती है ये एसआई यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो हमारा आंसर होगा ओम मीटर। ओम मीटर जो होती है वो एसआई यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो दोस्तों वॉशिंग मशीन जो होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो हमारा आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है उस पर वर्क करती है वॉशिंग मशीन। द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, तो दोस्तों एक्सेलरेशन जो होती है ग्रेविटी की वजह से वो मैक्सिमम किस पे होती है, तो हमारा आंसर होगा एट पोल्स। पोल्स पे जो है मैक्सिमम होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दोस्तों मिनिमम कौन से पॉइंट पे होती है, तो मिनिमम होती है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे होती है मिनिमम और मैक्सिमम होती है पोल्स पे, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट, तो दोस्तों एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर जो होता है उसके द्वारा नापा जाता है एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट का। तो दोस्तों यहाँ नाम से पता चलता है एल्टीट्यूड जहां पर आ गया तो वो हो जाएगा ऑल्टीमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे ही डिस्कस करा था। जो गहराई जो होती है ओशन या फिर सी की वो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं, तो हमारा आंसर होगा फैथोमीटर। फैथोमीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेनली यूज करा जाता है गहराई, जो गहराई होती है ओशन या फिर सी की उसको नापने के लिए। और दोस्तों फैथोम जो होती है वो यूनिट होती है। डायोड बल्ब वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो दोस्तों डायोड बल्ब जो थे वो किसके द्वारा डिस्कवर करे गए थे, तो हमारा आंसर होगा सर जे.एस. फ्लेमिंग। सर जे.एस. फ्लेमिंग जो थे इनके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी डायोड बल्ब की। तो दोस्तों जे.एस. फ्लेमिंग जो है इन्होंने डायोड बल्ब की जो खोज करी थी वो कौन से ईयर में करी थी, तो इन्होंने 1904 में डिस्कवर करा था डायोड बल्ब। अब एक होता है ट्रायोड बल्ब, तो ट्रायोड बल्ब जो होता है वो डिस्कवर करा था लिडी फॉरेस्ट ने। लिडी फॉरेस्ट जो है उन्होंने डिस्कवरी करी थी ट्रायोड बल्ब की 1906 में। अब अगर दोस्तों हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी खोज करी थी थॉमस एडिसन ने, और वो कौन सी ईयर में डिस्कवर करा गया था, तो 1879 में डिस्कवर करा था इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन ने। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है, तो माइकल फैराडे जो है उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप, तो दोस्तों लिक्विड ड्रॉप अगर कोई गिरती है तो उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर कैसे हो जाती है, स्फेरिकल जो होती है वो कैसे हो जाती है, तो हमारा आंसर होगा टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन। तो दोस्तों सरफेस टेंशन को मिनिमाइज कम करने के लिए जो लिक्विड ड्रॉप जो होती है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप में हो जाती है। व्हाट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर, तो दोस्तों एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर की तरह यूज होता है वो क्या होता है, जिसको कि हैवी वाटर भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ड्यूट्रियम ऑक्साइड जो है जिसका फॉर्मूला होता है D2O, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह यूज करा जाता है।
और इसको जो है हैवी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज नोन एज दी हैवी वाटर, तो ये आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा। ये काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो होती है उसको N2O या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है वो कौन से एसिड को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पॉल्यूटेड बाय गैसेज, तो दोस्तों एसिड रेन जो होती है वो जब होती है जब जो एयर होती है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो हमारा आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब वो ज्यादा मात्रा में हो जाती है एयर में तो उसकी वजह से एसिड रेन जो होती है वो होती है। विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो दोस्तों बायोगैस जो होती है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो हमारा आंसर होगा मिथेन। मिथेन जो होती है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है बायोगैस में। बायोगैस जो होती है उसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर, तो दोस्तों सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है कार्बन की जो कि नेचर में मिलती है उसका क्या नाम है, तो हमारा आंसर होगा डायमंड। डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की और ये फाउंड होती है नेचर में। ये मतलब ह्यूमन मेड नहीं होती, ये जो होती है वो नेचुरली मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, तो दोस्तों वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो केमिकल नेम होता है वॉशिंग सोडा का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है वॉशिंग सोडा और सोडियम, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में। आपको याद रखना है वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो दोस्तों कौन सा जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है जो कि खाने में यूज करा जाता है, तो हमारा आंसर होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है ये काफी कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है क्योंकि फूड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इसको यूज करती हैं। इससे क्या होता है जो खाने की जो खराब होने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो फूड होता है वो जल्दी खराब नहीं होता। विच कंपोनेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो दोस्तों वाटर जो होता है वो जब वो परमानेंट हार्ड जो हो जाता है वो उस किस कंपोनेंट की वजह से हो जाता है, तो हमारा आंसर होगा सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दोस्तों सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, अगर उनको वाटर में ऐड करा जाएगा तो वाटर जो होता है वो परमानेंटली हार्ड हो जाता है। एग शेल इज मेड अप ऑफ, एग शेल जो होता है वो किससे बना होता है, तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है एग शेल। विच विटामिन आर फैट सोल्यूबल, कौन से विटामिन होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं जो कि फैट में घुल जाते हैं। डैश गैसेस आर हेल्पफुल फॉर रिफाइनिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स, तो दोस्तों रॉ फ्रूट्स जो होते हैं कच्चे फ्रूट्स जो होते हैं उनको पकाने में कौन सी गैस जो होती है वो हेल्पफुल होती है, तो हमारा आंसर होगा इथाइलिन एंड एसिटाइलिन। इथाइलिन और एसिटाइलिन जो होती हैं ये दोनों गैसेस जो होती हैं ये यूजफुल होती हैं जो रॉ फ्रूट होता है, जो कच्चा फ्रूट होता है उसको पकाने में। रिफाइनिंग जो होता है उसका मतलब होता है पकना, पकाना। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, आयरन जो होता है वो कौन सी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा हिमेटाइट। हिमेटाइट ओर जो होता है इसमें से एक्सट्रैक्ट करा जाता है आयरन को। विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेड पेंसिल, तो दोस्तों पेंसिल में जो लेड होती है उसको बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करा जाता है, तो हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है उसकी बनी होती है, जो पेंसिल में जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। विच मेटल इज फाउंड इन द हाइएस्ट प्रॉपर्टी इन अर्थ क्रस्ट, तो दोस्तों अर्थ क्रस्ट जो होता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रॉपर्टी में मिलता है अर्थ क्रस्ट पे। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो दोस्तों आयरन जो होता है लोहे की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर होगा रॉट आयरन। रॉट आयरन जो होती है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। ये आपको पता ही होगा, काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर जो होता है वो कौन किसका अलॉय होता है, तो हमारा आंसर होगा टिन एंड लेड। टिन एंड लेड जो होते हैं इन दोनों का जो अलॉय होता है वो होता है सोल्डर।
विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो होता है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जो कि मेनली यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। डैश इज द एलिमेंट कॉमन टू एसिड्स। तो दोस्तों कौन सा एलिमेंट होता है जो कि कॉमन होता है सारे एसिड्स में? तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है वो ज्यादातर कॉमन होता है सारे एसिड्स में। विच विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। तो कौन से विटामिन होते हैं जो कि पानी में मिल जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब वाटर में पूरी तरीके से मिल जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये मिलाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ये आपको याद रखना है, ये पीछे भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों साइंस की जो ये सीरीज है जिसमें कि हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका हम तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।